नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। आज हम बड़ी बहस का एक प्रमुख मुद्दा आपको बताने जा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब दिग्विजय ने ईवीएम पर सवाल उठाए हों। दिग्विजय को ईवीएम के निष्पक्ष होने पर संदेह हो रहा है। उन्होंने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और ईवीएम के बहाने निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमें ईवीएम और वीवीपैट पर भरोसा नहीं है। मेरे हाथ में जब तक पर्ची नहीं आएगी मुझे विश्वास नहीं होगा कि मैंने जिसे वोट दिया उसे ही मिला है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से गड़बड़ी की जा सकती है। निर्वाचन आयोग भी इस संबंध में कोई जवाब नहीं दे रहा है। साथ ही दिग्विजय सिंह और उनकी टीम ने डेमो देकर दिखाया कि कैसे मशीन से छेड़छाड़ संभव है। गुजरात से आए अतुल पटेल ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हेराफेरी की जा सकती है। हम ये नहीं कहते कि ऐसा होता है, लेकिन ये हो सकता है। उन्होंने बताया कि जब उम्मीदवार निर्धारित हो जाते हैं उसके बाद ईवीएम में प्रोग्रामिंग की जाती है। इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी ली जाती है, तभी प्रोग्रामिंग होती है। ये कार्य कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि उस प्रक्रिया में शामिल लोग ही कर सकते हैं। गुजरात के चुनाव के समय भी इस विषय को लेकर हमने जागरूकता का काम किया था। वहीं दिग्विजय के ईवीएम को लेकर खड़े किए गए सवालों का जवाब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह निर्वाचन आयोग की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेकर दिग्विजय सिंह जी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। साथ ही उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस कर्नाटक की सरकार को भंग करेगी? क्या मध्य प्रदेश में सभी कांग्रेस विधायक अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? तो आज हम भी इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उससे पहले सुनिए पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा। कि ईवीएम मशीन में जहां चिप डला हो उसमें उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास और हमें 7 सेकंड के लिए वो शीशे में दिखता है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से होता हुआ वो प्रिंटर में जाता है। प्रिंटर में जाके प्रिंट होके वो डब्बे में गिर जाता है। अब डब्बे में सील है। हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। माननीय निर्वाचन आयोग को खुद होकर सो मोटो एक एफआईआर दर्ज करनी चाहिए कि ये भारत की जनता में भ्रम भी पैदा कर रहे हैं और निर्वाचन की पद्धति को बदनाम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी से दूसरा मेरा सवाल है कि जब आपको लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है तो आपके अपने बेटे राधोगढ़ से जीते हैं तो क्या वो गड़बड़ी से जीते हैं? या आपकी कर्नाटक में सरकार बनी है तो तब वहां नहीं था, ईवीएम नहीं थे कर्नाटक में, काहे से वोट डला? तो वहां की पूरी सरकार से क्या इस्तीफा दिलवाएंगे? या कांग्रेस के अन्य जो नेता जीते हैं उनसे इस्तीफा दिलवाएंगे? और इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। नीलाभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत नीलाभ जी मैं आप ही से करना चाहूंगा। ईवीएम है कि एक बार फिर से विषय आ गया है, क्या विश्वसनीयता के किसी भी पैमाने पर ये ईवीएम खरी नहीं उतर रही है? क्या ईवीएम बैन मतलब अब तो आप लोग डेमो भी दे दिए, तो जनता भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही है। क्या ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर करेंगे सर? हमेशा समझ ये वक्तव्य सुन रहा था, मुझे मालूम है आप भी मुझसे ये पलट के प्रश्न करेंगे, तो मैं आपका और मेरा समझ उस प्रश्न जवाब पहले ही देता हूं बिना आपके डेमो तो दिग्विजय जी ने दिया है ना, तो मैं प्रेम व्यास जी से कैसे पूछूंगा? नहीं, अरे नहीं, मुझसे आप एक प्रश्न करेंगे, प्रश्न का जवाब मैं पहले ही दे देता हूँ। जी आप मुझसे ये कहेंगे कि जब बोलिए। ईवीएम की जिस स्टेट में आप जीतते हो उस पर ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, जिन विधानसभाओं में आप जीतते हो उस पर विधानसभा में सवाल नहीं उठाते, राघोगढ़ में आप जयवर्धन सिंह जीते उस पर आप सवाल नहीं उठाते। निश्चित रूप से ये सवाल आपके जहन में आएगा और मुझसे आप पूछेंगे,
मैं समय बचाते हुए आपको बता दूं, जब भी कुछ षड्यंत्र किया जाता है तो सुनियोजित ढंग से किया जाता है। कुछ जब 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 चौसठ खेली जाती है, तो जब चौपड़ बिछाई जाती है, तो ये तय किया जाता है कि कौन सी स्टेट देना, कौन सी स्टेट लेना, कौन सी सीट देना, कौन सी सीट लेना। तो क्या होता है, अगर इस तरह ये खुलेआम करने लगेंगे तो ये पकड़े में आ जाएंगे। तो इस तरह की जनता के सामने इनके पूरे कार्ड न खुल जाए तो इसका उपयोग भी किया जाता है, लेकिन बिल्कुल सुनियोजित ढंग से, षड्यंत्र पूर्वक। तो ये सवाल आपका मैं यही खत्म कर देता हूं। दूसरी बात देखिए, पूरे विश्व में ईवीएम पे बैन लग चुका है। दिग्विजय सिंह जी ने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। दिग्विजय सिंह जी एक पढ़े लिखे, खुद स्वयं इंजीनियर है। इंदौर गोविंद राम सक्सेरिया कॉलेज से उन्होंने विधिवत इंजीनियरिंग की उपाधि ली है। डिग्री है, जहाँ पढ़े हो कॉलेज का नाम भी बता दूं आप, विधिवत डिग्री है साहब, हाँ है ना। तो उसमें आप, मैं किसी पे तंज नहीं कह रहा हूं। तो अब एक पढ़े लिखा व्यक्ति जब किसी आईटी प्रोफेशनल से सबने मिलकर तय किया, जो पूरी सिस्टम बताया, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया। सीधी बात है, जब ईवीएम बनी है, इसका सॉफ्टवेयर क्या चुनाव आयोग ने बनाया? पूरी इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न तो मतदाता है, न अधिकारी है, न कर्मचारी है, न चुनाव आयोग है। इसका मालिक कौन है? सॉफ्टवेयर बनाने वाला और सॉफ्टवेयर डालने वाला। वो अपने हिसाब से ईवीएम को ऑपरेट कर सकता है। देखिए, पब्लिक डोमेन में उस सॉफ्टवेयर का नाम क्यों नहीं आता कि फला फला सॉफ्टवेयर है, फला फला कंपनी ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया में होता है, कुछ देशों में चल रहा है, 4-5 देशों में। जैसे ऑस्ट्रेलिया में, इसमें ईवीएम का कई चुनाव उसमें कराते हैं वो लोग, तो उसमें बाकायदा पब्लिक डोमेन में दिया रहा है, फला फला सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, फला फला कंपनी बना रही है, उसका इसकी ये प्रोग्रामिंग है। तो इस तरह आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? दूसरी बात, जो वीवीपैट की पर्ची आती है, आपने मत दिया, मैंने मत दिया, मेरे भाई व्यास जी ने मत दिया, वीवीपैट की पर्ची 7 सेकंड तक दर्शन देती है, फिर गायब हो जाती है। हम चाहते हैं वीवीपैट की पर्ची हमारे हाथ में आए, हम उसे सत्यापित करें और एक बॉक्स में डालें, ताकि दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। तो ये हमारी मांग क्या गलत है? ये बताएं आप, ये क्या गलत मांग है? जब बार बार सवाल उठ रहे हैं इस प्रक्रिया पर, देखो अडवाणी जी ने भी उठाया था, ऐसा नहीं हम उठा रहे। जब अडवाणी जी ने भी उठाया था कि इसमें गड़बड़ी हो सकती है, कांग्रेस ने कोई मंशा नहीं की, लेकिन लगातार दिखा। देखिए, इनके नेता, मैंने देखा कई विधानसभाओं में कि हम तो 50,000 से जीत रहे हैं, हम 53 से जीत रहे हैं, फिगर बता देते हैं तो वही फिगर आते हैं। तो आप क्या प्री प्लान खेल रहे हैं? ये बड़ा अचंभित करने वाले परिणाम मध्य प्रदेश में आए। भाजपा का नेता सब अचंभित थे। जो विधायक जो चुनाव लड़े वो मान रहे थे कि किनारे किनारे शायद जीत नहीं पाएंगे, वो 15-20 हजार से चुनाव जीत गए। तो जीतने वाला अचंभित है, भाजपा का नेता। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। देखिए, पारदर्शिता होना चाहिए, हर मतदाता का अधिकार है। अगर सवाल खड़े होते हैं तो उसमें बहस करने के बजाय आप सीधी बात है, पारदर्शिता रखें। लोकतंत्र सुरक्षित रखना है तो मतदाता के नाते मेरा ये अधिकार है कि मेरा वोट किस पार्टी को गया है, वीवीपैट की पर्ची दी जाए, सत्यापित करूंगा, उसके बाद उसकी काउंटिंग की जाए। प्रेम व्यास जी, एक रिपोर्ट है मेरे पास कि पूरी दुनिया में 195 देश हैं, जिनमें 20 देशों में चुनाव के लिए ईवीएम इस्तेमाल की जाती है। इसमें से 6 देशों में ईवीएम द्वारा चुनाव कराया जाना शुरुआती स्टेज में है, जिसमें भारत एक देश है जहां पर 2004 से लेकर सतत ईवीएम हर चुनाव में उपयोग की जाती रही है और लगातार ईवीएम ही प्रचलित, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा के चुनाव में प्रासंगिक हो चुकी है, नगर परिषद के निकाय के चुनाव में भी। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि साहब, ईवीएम तो हो रही है हैक, इस हैकिंग प्रोसेस को रोकने के लिए क्या कुछ आपके पास उपाय है? वैसे तो कांग्रेस ये पूछ रही कि अब निर्वाचन आयोग से तो बात करनी ही बेमानी है, अब निर्वाचन आयोग भी मिली भगत जैसी श्रेणी में शामिल हो गया है। कांग्रेस का कहना है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही आस बची है अब तो। देखिए, कांग्रेस की जो मुख्य समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कांग्रेस की मुख्य समस्या कांग्रेस के खुद के कृत्य है। आप देखिए, इन्होंने दिग्विजय सिंह साहब का नाम लिया था कि दिग्विजय सिंह साहब इंजीनियर है, इस कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। मैं मानता हूं वे पढ़े लिखे इंजीनियर है, पर क्या दिग्विजय सिंह साहब के पूर्व के बयानों को नकारा जा सकता है? जैसे उन्होंने भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी थी, उन्होंने सैनिकों से सबूत मांग लिए थे सर्जिकल स्ट्राइक पे, क्या उसको नकारा जा सकता है? क्या इसको नकारा जा सकता है कि उन्होंने इशरत जहां को बेटी बताया था लेकिन इमराना के फतवे के खिलाफ बात करी थी? क्या इस चीज को नकारा जा सकता है कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों पर जहां पूर्व से केस चल रहे थे कोर्ट में, और उसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या पत्रकारों के माध्यम से ये कह देना कि आधे से ज्यादा केसेस फर्जी हैं, और उसके बाद राम मंदिर के लिए भी कहना कि उत्सव की मूर्ति दूसरी है, स्थायी मूर्ति दूसरी है, तो किस मूर्ति की पूजा करेंगे? तो निश्चित रूप से इन बयानों का भी आकलन हो जाना
चाहिए, जो दिग्विजय सिंह साहब ने पूर्व में दिए थे। और दिग्विजय सिंह साहब की जो पीड़ा है वो ये है कि अब जो कांग्रेस बन चुकी है वो जीतू पटवारी जी की कांग्रेस है। अब जीतू पटवारी जी की कांग्रेस में खुद का स्थायित्व के निर्धारण के लिए निश्चित रूप से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मुझे बताइए ना, कांग्रेस के कितने बड़े नेताओं ने उसका समर्थन करा था, और कांग्रेस के घमंडिया दल के कितने नेता हैं जो ईवीएम के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप कर्नाटका में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, आप हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, मध्य प्रदेश में 2018 में जीतते हैं तो जनमत हमारे फेवर में है, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं तो जनता ने हमको समर्थन दिया है, राजस्थान में जीतते हैं तो जनता हमारे फेवर में। लेकिन जब राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव हार जाते हैं, उन्हें पता था कि उन्होंने जो कृत्य करे हैं उसके खिलाफ जनता जनादेश देगी, इसलिए वे 2 जगह से चुनाव लड़े थे, अमेठी से भी। और उसके बाद में उन्होंने कहीं भी ईवीएम पे कटाक्ष नहीं करा था। दूसरी बात है 1999 से, और जैसे इन्होंने कहा आडवाणी जी खिलाफत कर चुके तो राजीव गांधी जी तो फेवर कर चुके, और एक पूरी प्रक्रियात्मक प्रणाली के तहत ईवीएम का प्रयोग किया जाता है। 24 घंटे पहले सभी नेताओं का आमंत्रित किया जाता है और प्रणाली को प्रदर्शित किया जाता है, वोट डाल के दिखाया जाता है। और अभी दिल्ली इकाई के कांग्रेस के अध्यक्ष थे अनिल कुमार जी, उन्होंने उच्चतम न्यायालय में 1 साल पूर्व में, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1 साल पूर्व में उन्होंने उच्चतम न्यायालय में केस दायर करा था, और उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि अगर इस तरह की कोई प्रक्रिया या हैक हो सकती या गड़बड़ी हो सकती तो सिद्ध करें। एक दिन निर्देश हुआ था, चुनाव आयोग उसमें था, और जब जिस दिन उसका प्रणाली को चेक करना था उस दिन वे नदारद हो गए और उस जो प्रणाली थी उसमें हिस्सेदारी नहीं ली। तो ये किस चीज को प्रदर्शित करता है? और वहीं आम आदमी पार्टी के कुछ 1-2 नेता थे जिन्होंने प्रणाली को निर्विवाद रूप से देखा और उसको स्वीकारोक्ति के साथ में स्वीकारा कि किसी भी तरह की हैकिंग प्रक्रिया यहाँ पर इस ईवीएम में नहीं हो सकती। और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है, अगर कोई मांग है तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग से करिए। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में ही दिल्ली वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शित करा है, और कांग्रेस के नेता को फटकार भी लगाई है कि जब पूर्व से उच्चतम न्यायालय ने आपको अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए समय दिया गया था, स्थान दिया गया था, ईवीएम की मशीन दी गई थी, और जब आप लोग विदेश से फॉरेन एजेंसियों को भारत में कार्य करने के लिए आमंत्रित कर लेते तो निश्चित रूप से उस दिन भी वे एजेंसियां आ जाती और किस तरह से हैक होती है इसको बता देती। पर कांग्रेस की हार का जो कारण है वो ट्वीट की राजनीति है, धरातल पर राजनीति नहीं है। वो 2018 में ही जब कुछ नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे तब तो पुनः मतदान हुआ था, और मतदान के पश्चात ही जनता ने ये प्रदर्शित कर दिया था कि जनता किसके साथ है। और अभी हालिया भोपाल में एक पार्षद का चुनाव हुआ जहां पर सतत कांग्रेस जीतती आ रही है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मुझे लगता है कि धरातल पर आकर कांग्रेस को कार्य करने की प्रयास करने पड़ेंगे, ना कि किसी भी तरह के स्वतंत्र संवैधानिक संस्थानों पर उंगली उठाने के। और अगर उंगली उठाई है तो मुझे लगता है ये सर्वोच्च न्यायालय पर भी उंगली उठाई है जिन्होंने पूरी प्रणाली के लिए इनको अवगत करा था। ठीक है, नीलाभ जी से एक सवाल कर लेते हैं। नीलाभ जी, प्रेम व्यास जी तो ये कह रहे हैं साहब कि ये प्रॉब्लम तो जन आधार का है और जो प्रोग्राम्स आप लोग चला रहे हैं उसका है, काम वहां पर करना चाहिए, सवाल ईवीएम पर खड़े हो रहे हैं। नीलाभ जी, मेरे मित्र व्यास जी कह रहे हैं स्वतंत्र संस्थाओं पर, स्वतंत्र संस्था रही कहाँ है हिंदुस्तान में? सब संस्थाएं तो आपके इशारों पर चल रही, तो स्वतंत्र संस्था शब्द बोलना आपको शोभा नहीं देता है। कोई संस्था स्वतंत्र नहीं है, यही तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जो टेक्नीशियन बने हैं ईवीएम के, वो क्या चुनाव आयोग के? मशीन कौन बना रहा है चुनाव आयोग को पता है, सॉफ्टवेयर किसका है चुनाव आयोग को पता है। तो इसे अगर पता है तो इसे पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया था? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने लाइव डेमो दिया है एक इंजीनियर के नाते, और साथ में जो आईटी के लोग थे उन लोगों ने लाइव डेमो दिया कि इस मशीन को हैक किया जा सकता है स्पष्ट रूप से। हमारी सिंपल सी सीधी सी मांग है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको पब्लिक डोमेन में लिया जाए। मेरा वोट कौन सी कंपनी कहां पर डलवा रही है मुझे पता तो लगे कि सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से वोट डाल रहा है, मैं डाल रहा हूं किसको वोट पहुंच रहा है, कहां मैं डाल रहा हूं, एक वोट पहुंच रहा है कितने, तो सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी का उसको मुझे जानकारी तो होना चाहिए। मैं मतदाता हूं, आप भूल जाइए मैं कांग्रेस की तरफ से बैठा हूं, मेरा अधिकार है या नहीं कि मेरा वोट कौन सी कंपनी कहां पहुंचा रही है? मेरा अधिकार है कि नहीं मुझे वीवीपैट की पर्ची मेरे हाथ में मिलना चाहिए ताकि मैं उसको सत्यापित कर सकूं मैंने फला फला पार्टी को वोट दिया है, उसे बॉक्स में डाल सकूं। ये मेरा मौलिक अधिकार है या नहीं? मुझे एक लाइन में बताइए, इधर उधर की बात करें बिना प्रेम व्यास जी, ये मेरा मौलिक अधिकार है या नहीं? आपका अधिकार है या नहीं कि आपने वोट किसको डाला? इसमें हम क्या गलत मांग कर रहे हैं? वीवीपैट की पर्ची दिखती है, छपती है, लेकिन हाथ में नहीं आती, ये जादू क्यों? किस बात का जादू?
किस बात का छिपाना? छपे हाथ में आए, मैं सत्यापित करूंगा, बॉक्स में डालूंगा, फिर काउंटिंग की जाए। जी, सॉफ्टवेयर कंपनी नाम पब्लिक डोमेन में रखा जाए। देखिए वीवीपैट मशीन के तार जुड़े होते हैं, तो शायद व्यास जी को नहीं पता होगा, मैं व्यास जी आप इधर उधर ही करने लगे, विषय पे बात करता हूँ। वीवीपैट के जो तार है वो बैलेट यूनिट से कनेक्ट होती है। वीवीपैट सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सर्वर से कनेक्ट होती है, जहां पर इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। देखिए बैठे बैठे आप चंद्रयान यहाँ से चला सकते हैं, बैठे समझे, बैठी गाड़ी से रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे टीवी आप चलाते हैं। देखिए तो ये इंटरनेट से कनेक्ट होता है। पहले कलेक्टर्स तय करते थे कौन सी यूनिट किधर जाएगी, लेकिन अब सेंट्रल सर्वर की रेंडमाइजेशन के नाम पर होती है कि प्राइवेट इंजीनियर बुलाए जाते हैं, वो तय करते हैं। यही इंजीनियर अपने लैपटॉप से मशीन को कनेक्ट करते हैं, इसके बाद सिंबल लोड होते हैं, उसके चलते चिप जो है सर्वे सर्वा हो जाती है। फिर चिप ही निर्णय करती है किसको कितने वोट देना। तो वीवीपैट मशीन में 7 सेकंड तक जो दिखता है वही डब्बे में गिरा, उस पर सवाल खड़ा होता है। जी, वो टेक्निकल बात बता रहा हूं मैं, यही बात दिग्विजय सिंह ने बताई, यही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही बताई। हम इधर उधर की बात ना करें व्यास जी, हम विषय पे बात करें, जो बीमारी उसका इलाज करें। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये किया, विजय सिंह ने ये बयान दिया, वो बयान दिया, ये सब बेफिजूल की बात है। कल जो बात हुई है, पढ़े लिखे इंजीनियर से जो बात बताई है, उनकी जो सवाल है, उनकी जो क्वेरी, उसका आप निदान कीजिए। ठीक है, पूछ लेते हैं। सिंपल सी बात। डॉक्टर व्यास, आपकी प्रतिक्रिया इस बात पर? देखिए, मैं तो सिर्फ नीलाभ जी से इतना प्रश्न करना चाहूंगा कि दिल्ली इकाई के अध्यक्ष थे, क्या उनको इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था 1 साल पूर्व तक? क्या उन्होंने इन सब चीजों को सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष रखा था? इस प्रक्रिया को उन्होंने तो इस प्रक्रिया का कहीं भी उल्लेख नहीं करा था। तो कांग्रेस की अर्श की राजनीति अलग है और फर्श की राजनीति अलग है। एक बहुत अच्छा दुआ है कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी हुई जिनके विमल विचार। अब कांग्रेस के लिए सुन लीजिए कि कांग्रेस अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मान हुई और जिनके विभिन्न और असभ्य विचार। अब इनके विचार ही विभिन्न नहीं है। कांग्रेस की अभी जितनी बैठकें हुई थी उसमें कहीं भी ईवीएम की चर्चा अभी नहीं हुई। 1 महीने पूर्व तक जितने न्यूज़पेपर ने उसको छापा है, जो कांग्रेस की आंतरिक बैठकें हुई थी उसमें भीतर घातियों का नाम लिया गया, उसमें यह लिया गया कि हमें तो अपने उन्हें लूटा, घेरों में कहां दम था। उसमें यह बातें करी गई कि धरातल पर हमने कार्य नहीं किया था या हमारे नेताओं ने कार्य नहीं कहा था, टिकट गलत बटे थे, लेकिन ईवीएम की चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे दिग्विजय सिंह साहब को सुर्खियों में बने रहने की आदत है, तो वे ऐसी सुर्खियां छोड़ते हैं, चाहे वो हिंदू आतंकवाद की बात हो, जैसे मैंने पूर्व में जो 4-5 चीजें गिनाई थी, और नीलाभ जी की बात में विरोधाभास है। आप बताइए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि 50,000 और 55,000 से हम जीत रहे हैं, तो वे स्वयं ही अचंभित थे। और दूसरी तरफ ये बोल कि गिनती की बात कर कि गिनती में इतने हो गए, गिनती में उतने हो गए, और यहाँ कम हो गए, यहाँ ज्यादा। दोनों बातें अलग है। आप देखिए, एक तरफ तो वो अचंभित थे कि हमको इतने वोट मिल गए, और दूसरी तरफ ये बता रहे थे कि हम 55,000 से जीतेंगे, हम 50,000 से जीतेंगे। अब ये दोनों बातें तो अलग है ना। जिस व्यक्ति को चलिए, पता है कि 55,000 से जीतेगा, ठीक है सर, अब कैसे होगा? चर्चा का समय भी समाप्त हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा नीलाभ जी आपका, डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में, धन्यवाद। आज बड़ी बहस में हम बात कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बुलाई गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईवीएम को किस तरह से हैक किया जाता है। उनके साथ आईटी एक्सपर्ट भी मौजूद थे। ये बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब आ जाते हैं ईवीएम के मुद्दे को लेकर। ईवीएम के मुद्दे पर बहुत बार आपने सियासी बयानबाजियां सुनी होगी। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसका निर्माण भारत में ही होता है। भारत ईवीएम को निर्यात भी करता है कई अन्य देशों के लिए। अगर आप यूरोप के कुछ देश देखेंगे और अमेरिका की बात करेंगे तो यहां पर ईवीएम को बैन कर दिया गया। यूरोप में इसको लेकर एक लंबी लड़ाई भी चली, और चाहे इटली हो, नॉर्वे हो, नीदरलैंड्स हो, ये वो देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया, यानी ईवीएम पर वहां पर चुनाव नहीं होते। अमेरिका में भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते, बैलेट पेपर के जरिए होते हैं। इसको लेकर मांगे कई बार भारत में भी उठी कि ईवीएम को हटाकर वापस से बैलेट पेपर से ही चुनाव कर देना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है, और यह भी कहा जाता है कि इतनी बड़ी संख्या में चुनाव कराने के लिए ईवीएम एक बेस्ट मशीन होती है। पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है ईवीएम की हैकिंग को लेकर। यदि ईवीएम हैक हो रही है किसी चिप के जरिए, दावा यह किया जा रहा है, तो फिर चुनाव आयोग के जो चुनाव हैं वो कितने प्रामाणिक हैं, कितने ज्यादा खरे हैं, इसका जवाब क्या ईसीआई देगा? इसका जवाब कौन देगा? ये एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस तरह के आरोप लगाती आई है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।